हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले एक अहम खबर से शुरुआत कर रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई और इसमें मुलायम सिंह यादव ग्वालियर नगर, संजय कुशवाहा शिवपुरी, लक्ष्मण सिंह सागर, नरेंद्र यादव पन्ना, संतोष सोनी सतना, धर्मेंद्र सिंह अनूपपुर, जोगेंद्र अलगढ़ छिंदवाड़ा, राधेश्याम गौर हरदा, बनवीर चंद्रवंशी सीहोर, गोपाल सोनी। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की जो सूची जारी हुई उसके नाम आपको बता रहे हैं। सोनू विश्वकर्मा झाबुआ, गोपाल सोनी खंडवा, तो 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 11 जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई, जिसमें मुलायम सिंह यादव ग्वालियर, संजय कुशवाहा शिवपुरी, लक्ष्मण सिंह सागर, नरेंद्र यादव पन्ना, संतोष सोनी सतना, धर्मेंद्र सिंह अनूपपुर, जागेंद्र अलडग छिंदवाड़ा, राधेश्याम गौर हरदा, बनवीर चंद्रवंशी सीहोर, गोपाल सोनी खंडवा, सोनू विश्वकर्मा झाबुआ। इस सूची में जो नाम हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। चले आते हैं उस हादसे पर जिसको लेकर अब एक्शन हुआ है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ल, हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे और कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे को उनके पद से हटा दिया गया, जबकि सीपीए विद्युत विंग के उपयंत्री अवधेश भदौरिया को निलंबित किया। मेडिकल एजुकेशन विभाग का खुद का सिविल विंग होगा। कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। साथ ही मुख्य सचिव PS हेल्थ, PS गृह भी शामिल हुए और इसी बैठक में तीनों अफसरों को हटाने का फैसला लिया गया। इधर अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड एक बार फिर शुरू हो गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि अस्पताल के तीसरे फ्लोर की दोनों गहन शिशु रोग इकाइयां जल्दी सुचारू तौर पर काम करेंगी। तीसरी मंजिल जहां पर आग लगी थी वहां काफ़ी सारे सुधार के काम चल रहे हैं। उपकरण और जली हुई वायरिंग को ठीक किया जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल के संचालक के दुबे, सीपीए इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के उपयंत्री जिनके पास इसकी जिम्मेदारी थी अवधेश भदौरिया, इनको सस्पेंड किया गया है और तीनों को हटाया गया है। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में आग लगने की घटना में कांग्रेस ने 14 बच्चों की मौत का दावा किया। कांग्रेस नेताओं ने आज अस्पताल का दौरा किया और प्रबंधन से चर्चा करने के बाद ये दावा किया। कांग्रेस मृतक बच्चों को लेकर सूची उन्होंने जारी की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने 4 बच्चों की मौत की पुष्टि की, लेकिन एक के बाद एक शव सामने आ रहे हैं और इसके लेकर सवाल उठ रहे हैं। जब 4 बच्चों की मौत हुई तो फिर ये शव लगातार कहां से आ रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए जो भेजे जा रहे शव हैं उनकी गिनती करके कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है। साथ ही मेंटेनेंस का काम गुजरात की कंपनी को देने पर भी कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देने तक की मांग की है। न्यूबॉर्न बच्चे थे, 33 थे, वो एक ही पलंग पे 6 से 8 रख दिए गए थे और उनको कोई एक डॉक्टर ऑक्सीजन देना चाह रहा था तो कोई वेंटिलेटर तो वहाँ इंतजाम लग नहीं पा रहा था। चाहे रायसेन ले लो, विदिशा ले लो, राजगढ़ तक के लोग यहाँ आते हैं और उसमें ऐसी अनियमितता होना
इस तरह की दुर्घटना होना हम सबके लिए चिंतनीय और सोचनीय है और फिर इसकी निंदा की जाए उनकी का अस्पताल प्रबंधन को पूरी तरीके से प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए, वहां पे एक एक परिवार को सामने लाना चाहिए, जो सीसीटीवी फुटेज है उनकी जारी करना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या, और जो दोषी है जिन्होंने इन फायर सेफ्टी के आवेदन नहीं करे हुए और जिन्होंने इनके वो नहीं करवाए उनके ऊपर सीधे सीधे आईपीसी की धारा 304 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज हो। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड के बाद भी सिस्टम में सबक आ गया हो या सुधार हो गया, ऐसा लगता नहीं। आज भी बदइंतजामी की तस्वीरें आम सी बात है। शहर के निशातपुरा क्षेत्र की फिजा कॉलोनी में मोहम्मद इसरार के घर रसोई गैस सिलेंडर में आग भड़क गई, जिसमें 2 मासूम बच्चों समेत उनकी मां जख्मी हो गई। परिजन जब इलाज के लिए कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे तो उन्हें इलाज के लिए इस वार्ड से उस वार्ड तक भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी इलाज नसीब नहीं हुआ। परिजन बच्चों को निजी अस्पताल ले जाने की ठानी, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस ने इस मामले में भी मदद नहीं दी। बाद में मीडिया के दखल के बाद अस्पताल के कुछ कर्मचारी दौड़कर बाहर आए और दोनों मासूम को गोद में उठाकर अस्पताल की वार्ड के अंदर ले गए और वहां भर्ती कर उनका इलाज किया। ऊपर पहली मंजिल से दूसरी मंजिल चले जाओ, डॉक्टर आ रहा है। ना कोई स्टेटस है, ना कोई कर्मचारी, ना केला का डॉक्टर बुला रहा है अभी हम थोड़ी देर से। क्या कर रहे थे डॉक्टर, आपने देखा? परेशान हम लोग ही हो रहे हैं। मैं भी पेड़ से विकलांग हूँ, बच्चों को गोदी में अरे बच्चे को वो कर लो यार, सीधा यार कर लो। बस बातें करना, अभी होगा, अभी आ रही है, वो आ रही है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने अजान को लेकर आपत्ति जताई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सुबह से अजान की आवाज आने लगती है, सबको परेशानी होती है। साध्वी के इस बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने प्रज्ञा की आपत्ति से किनारा किया तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सारे बयान जानबूझकर असल मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए दिए जाते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बार अजान पर आपत्ति जता रही हैं। भोपाल में एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 बज कुछ से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। अजान पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी धर्म की इबादत से किसी को परेशानी नहीं होती। बेहतर है साध्वी प्रज्ञा भोपाल की समस्याओं की तरफ ध्यान दें, जिसके लिए जनता ने उनको चुना है। दूसरी ओर साध्वी प्रज्ञा के बयान से बीजेपी किनारा कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि साध्वी प्रज्ञा का निजी बयान है, सरकार और पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। उलझुल बयान देती हैं और मुद्दों को भटकाने का काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने भोपाल शहर के लिए कुछ काम करा नहीं, तो इसी तरह के बयान देके एक चर्चा में बना रहना चाहती हैं बस। नहीं, अब ये देखिए उनका अपना व्यक्तिगत मत है, तो किसी भी धर्म को ये पूरी स्वतंत्रता है कि उनके जो धार्मिक रीति रिवाज हैं वो उनको धार्मिक रीति रिवाज करें, और वो उनका अपना मत है। वैसे पहला मौका नहीं जब अजान को लेकर किसी ने आपत्ति जताई हो। इसके पहले गायक सोनू निगम भी बोल चुके हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज से सुबह सुबह बहुत परेशानी होती है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने भी मस्जिदों से आने वाली अजान से नींद खराब होने की बात कही थी, और इसे लेकर उन्होंने इलाहाबाद कलेक्टर को पत्र भी लिखा था। कुछ ही दिन पहले साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में नमाज पढ़े जाने पर आपत्ति की थी, और उस समय उन्होंने न केवल स्कूल प्रबंधन बल्कि पुलिस प्रशासन को भी जमकर फटकार लगाई थी। बहरहाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अजान पर आपत्ति जताने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में हंगामा मचना तय है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। सबकी नींद खराब होती है, कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं।
रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज रैगांव पहुंचे। जनता के बीच में जन आभार और किसान सम्मेलन सभा को संबोधित किया। रैगांव सीट पर ऐतिहासिक जीत पर उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने सच्चाई का साथ दिया। कमलनाथ ने इस दौरान बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी गुमराह करने की राजनीति करती है। आगामी चुनाव में जनता इस बात का जवाब देगी। कमलनाथ के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत यहां के निर्वाचित विधायक और कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उसके बाद मैं तो अंत में आपको यही धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जो एक इतिहास बनाया, 32 साल का इतिहास बनाया, कल्पना जी का साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, पर सबसे पहले आपने सच्चाई का साथ दिया। भिंड के गोहद में प्रेमिका से मिलने के लिए फर्जी अपहरण और फिरौती का मामला सामने आया। दरअसल आरोपी नाबालिग बेटे ने मैजिक कॉल एप्लीकेशन के जरिए आवाज बदलकर अपने पिता सुरेंद्र को बताया कि आपके बेटे का अपहरण हो गया है, बेटा चाहिए तो 2.5 लाख दो। इसे लेकर नाबालिग के पिता ने पुलिस से मदद मांगी। हरकत में आई पुलिस ने मोबाइल ट्रेस कर ग्वालियर से बेटे को बरामद कर लिया, जिसके बाद बेटे ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वो अपनी प्रेमिका से दिल्ली में मिलने जाना चाहता था। घर से पैसे मांगे तो दिए नहीं, इसलिए नकली अपहरण की कहानी मोबाइल के जरिए खुद ही रच दी। पिता ने 6 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में कराई थी और 8 तारीख को पिता ने फिरौती मांगने की सूचना थाने को दी। मेरे को अपनी जीएफ से मिलना था, पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने घर पर चर्चा चलाई तो मेरे को पैसे नहीं मिले, इसलिए मैंने पैसों की मांगने के लिए मैं यहाँ से ग्वालियर चला गया और मैंने झूठी बोल दी कि आपका लड़का मेरे पास है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, 2.5 लाख रुपए दे दो वरना आपके लड़के को मैं जान से ख़त्म कर दूँगा। सुरेंद्र सिंह पुनः थाने पर आते हैं, बताते हैं कि मेरे पास मेरे लड़के की ही नंबर से कॉल आया है कि मैं तुम्हारे लड़के को जान से ख़त्म कर दूंगा अगर तुम 2.5 लाख रुपए मेरे को उपलब्ध नहीं कराएंगे। लड़के के बाप पे जो कॉल आया था वो स्वयं उसी के लड़के ने ही कॉल किया था, संदीप ने। एक मैजिक कॉल ऐप है, उसके माध्यम से वॉइस चेंज करके। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जय रोग्य अस्पताल के अधीक्षक और सीएमएचओ को कल तलब किया, जवाब मांगा। अब तक स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू को लेकर क्या कदम उठाए। दरअसल याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका लगाते हुए बताया कि ग्वालियर में डेंगू का आंकड़ा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। 2000 से ज़्यादा डेंगू पॉजिटिव मरीज यहां पहुंच चुके हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके डेंगू को लेकर जो पूर्व में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का आदेश था, उसका पालन ग्वालियर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा और इसी से स्थिति बिगड़ रही है, गंभीर हो रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज की पेंडेंसी को खत्म करने के लिए एक बार फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान का सहारा मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। नवंबर-दिसंबर में 4 दिन महाअभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई। आज के बाद 17 नवंबर, 24 नवंबर और 4 दिसंबर को महाअभियान चलेगा। इस बार भी ज्यादा फोकस ऐसे लोगों पर रहेगा जो सेकेंड डोज के लिए पात्र तो हैं, लेकिन अब तक इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसे लोगों के लिए प्रशासन की टीम डोर टू डोर जाकर वैक्सीनेशन करेगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है 31 दिसंबर तक प्रदेश में 100% वैक्सीन करवाएं। प्रदेश में कुल 7,24,38,394 लोगों को वैक्सीन लगी है, जबकि पहला डोज 5,34,269, जबकि दूसरा डोज 2,24,04,125 लोगों को लगा है। सेकेंड डोज के लिए भी महा वैक्सीनेशन अभियान स्पेशल रखा गया है और अब डोर टू डोर जाकर एक व्यक्ति को चिन्हित करके उसे एजुकेट करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि देखिए हमारा 25 दिसंबर तक हम सभी को वैक्सीन लगा ले, सेकेंड डोज हमारा टारगेट है। मध्य प्रदेश में एक तरफ आज वैक्सीनेशन महाअभियान चलता है तो दूसरी तरफ कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम नर्सें अपनी लंबित मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन तमाम जिलों में एएनएम नर्सों ने हड़ताल कर दी, जिन पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई। जबलपुर संभाग के क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा ने हड़ताली नर्सों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसमें उनको सेवाएं अत्यावश्यक बताते हुए एस्मा लागू करने की जानकारी दी गई।
जो उनकी मांगे हैं वो नियमानुसार सरकार के सामने रखें। ऐसे समय जबकि सब स्टाफ की हमें आवश्यकता है, एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, इस तरह की गतिविधि शोभा नहीं देती। हमने शोकॉज नोटिस सबको जारी कर दिया है। टीकाकरण के टारगेट को पूरा करने में किस तरह लापरवाही हो रही है, इस बात का अंदाजा इस खबर से लगता है। ये मामला जबलपुर के पाटन का है, जहां वैक्सीनेशन के दौरान 5 महीने पहले मर चुके व्यक्ति को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाना बताया गया। रमेश विश्वकर्मा की मृत्यु 22 मई 2021 को हो चुकी थी। उनके घर वालों को इस बात की जानकारी तब लगी जब मृतक के मोबाइल पर वैक्सीनेशन होने का मैसेज आया। मैसेज देखते ही घर वाले हैरान रह गए। मामले की जानकारी जब ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर आदर्श बिश्नोई को लगी तो उन्होंने इसमें जांच की बात कहते हुए इसे पोर्टल की समस्या बताया। टीकमगढ़ में मुस्लिम समाज के युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ईदगाह प्रबंध कमेटी पर गबन के आरोप लगाए, विरोध जताया और जांच की मांग की। ईदगाह प्रबंधन कमेटी पर 50 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप है। उनका कहना है कि ईदगाह प्रबंध कमेटी के खाते में 50 लाख रुपए की राशि जमा थी, लेकिन फिलहाल एक भी पैसा नहीं बचा है। आस्था का महापर्व छठ भोपाल में भी बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मना। श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भोपाल की शीतल दास की बगिया में छठ पूजा करने बड़ी संख्या में व्रती पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह भी पूजन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि व्रती महिलाएं बहुत कठिन व्रत करते हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य देना इस बात का प्रतीक है कि आज डूबने वाला कल उगता जरूर है। सीएम ने लोगों से अपने परिवार में खुशी के अवसर पर पेड़ लगाने की अपील की और वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीएचईएल इलाके के बरखेड़ा में छठ की पूजा में शामिल हुए। सभी को छठ पूजा की बधाई दी। छठी मैया से प्रदेश की कुशलता की कामना की। उगते सूरज की उपासना तो सब करते हैं, लेकिन डूबते सूरज को भी अर्घ्य देके उपासना करके हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज जो सूरज डूब रहा है कल वो उगता सूरज फिर बनेगा। आगामी न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए इंदौर के 2 क्रिकेटर्स का चयन हुआ, जो कि हाल ही में IPL में अपना दमखम दिखा चुके हैं। इंदौर के रहने वाले आवेश खान और वेंकटेश अय्यर दोनों का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भारतीय टीम में अपना दम दिखाएंगे। टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए क्रिकेटर आवेश खान से उनके अब तक के क्रिकेट की जर्नी और टीम इंडिया में उनके सिलेक्शन की खुशी को लेकर हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में इंदौर के एक होनहार खिलाड़ी आवेश खान का सिलेक्शन हुआ है और फिलहाल यहाँ पर जो उनसे मिलने वालों का नज़्मा है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार लोग आ रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। हमारे साथ आवेश है। आवेश, आपने काफी अच्छा प्रदर्शन IPL में किया और अब टीम इंडिया में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके की खुशी है? और सबसे बड़ी बात कि आप विराट कोहली के साथ भी ग्राउंड शेयर कर चुके हैं, तो अब इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बस वही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टीम इंडिया के लिए चांस मिला। जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा था वो आज मुझे मिला है, तो बस फोकस ये करूँगा कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूँ और टीम को जिताने की कोशिश। आप IPL में भी खेले, IPL में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उसी के बाद सिलेक्टर्स की आप पे नजर पड़ी है और अब जो T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली है उसको लेकर आपको प्रदर्शन करना है। हालांकि अभी फिलहाल जो वर्ल्ड कप रहा है T20 उसमें हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, इसको लेकर क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, बस उम्मीद तो वही है कि ये सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे और अभी तो फैमिली के साथ तो वही है कि मैं 3 महीने बाद आया हूँ, तो ये कोशिश करूँगा कि अभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ काफ़ी अच्छा। फिर जब वहाँ जाएंगे वहाँ प्लानिंग होगी, वहाँ टीम की प्रैक्टिस होगी, तो उसमें हम डिसाइड करेंगे क्या करना है और आगे। आप अभी रिसेंटली IPL खेल के आए, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आप रहे हैं, काफ़ी सारी किसे मेंटर मानते हैं आप? अगर बात करें तो क्रिकेट के जगत में अगर देखते हैं काफ़ी सारे लोग आइडल, अगर MS धोनी को मानते हैं, सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, विराट कोहली को अपना मेंटर मानते हैं, आप किन्हें अपना मेंटर मानते हैं? नहीं, मैं से मेंटर तो किसी को नहीं मानता हूँ, लेकिन वो ये कि जितने भी सीनियर बॉलर हैं
उनसे सबसे सीखने की कोशिश करता हूँ। जैसे ईशांत भाई हो गए और अपना शामी भाई हो गए, बुमराह हो गए, सभी से सीखने की कोशिश करता हूँ। वही चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करूँ। इंदौर को भी काफी गर्व है आप दोनों पर, क्योंकि आप दोनों इंदौर के हैं और खासकर अगर हम बात करें क्योंकि एक ही शहर से दो खिलाड़ियों को, वो भी टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन होना अपने आप में गर्व की बात होती है। आप लोगों को कैसी फीलिंग हो रही है आज? नहीं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे इतने सालों से वो आज हमें मिली है। तो वो ये कि बस आगे भी और मेहनत करना उसी के लिए, वो ये कि इसी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होना और बस अच्छा करना। तो ये थे हमारे साथ में आवेश। साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जिस भी तरीके की जो मेहनत है, सिर्फ मेहनत ही आपको पूरी तरीके से सफल बना सकती है। क्योंकि अगर हमने देखा है जिस तरीके से इंदौर में वेंकटेश अय्यर और आवेश का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, उसने ये साफ क्लियर कर दिया है कि आईपीएल ने कई सारे लोगों को मौका दिया है और आईपीएल से ही सीधे एंट्री जो है टीम इंडिया के अंदर हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।